As we all know, this government supports very well on the environmental cause also. So government always try to promote the green energy, EV vehicles and all. So इसी प्रोस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने इस बार सोलर स्कीम्स भी कहीं भी अनाउंस किया है. So Jay, do you want to elaborate on that, like what kind of schemes government has announced and all? या सो बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस था एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग. जो कोल या फिर जो माइंस है दैट इज नॉट अवेलेबल विथ इंडिया. तो वी ओनली हैव वन ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग सन. So government this time has given the solar panels up to 1 crore houses, जिसमें से they will give 300 units of free electricity to the users, end users. And उसमें से जो positive point is that 1.28 crores registrations have already been done and 14 lakh applications are on the way. So this is a good initiative by government for the energy security as well, and to reduce the carbon footprints as well. So as we all know, green energy are the next options, because एक टाइम आएगा जब क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम अलग ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाएंगे, बट द सोलर एनर्जी विल कीप गिविंग अस द एनर्जी विच कैन बी यूजेबल इन वेरियस फॉर्म्स. सो इसी ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी सेम इस तरह के काफ़ी सारे स्कीम्स अनाउंस किए हैं. सो यू विल ऑल्सो सर्च ऑन द इंटरनेट एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम्स. सो हम ये जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड कई और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज़ रिलेटेड टू टूरिज्म एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एनी वन ऑफ यू वांट टू ऐड ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट विद दिस बजट? तो मैं कुछ इसमें कहना चाहूँगा. विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल, ये दो टेम्पल है, वो दोनों के बीच का कॉरिडोर बनाने के लिए एक बजट प्रपोज किया गया है फॉलोइंग द काशी विश्वनाथ मॉडल. जो काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो मॉडल है उसको फॉलो करते हुए ये दोनों टेम्पल के बीच का कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल दिया गया है. अनदर थिंग व्हाट दे हैव सेड इज के नालंदा के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट विल सपोर्ट दैट थिंग. और दूसरा एक सपोर्ट ओडिशा को, ओडिशा में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए नेशनल गवर्नमेंट, so the central government will support that thing. So मोटा मोटा अगर देखने जाए तो एक तो है कि टेम्पल टूरिज्म इज वन थिंग विच आई थिंक ये बजट से क्लियरली हम देख सकते हैं कि टेम्पल टूरिज्म के लिए वो कुछ ना कुछ अभी सोचना उन्होंने चालू किया है. और टेम्पल टूरिज्म के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में आएगा. बोथ द डेवलपमेंट विल गो हैंड इन हैंड. सो अभी मैं मतलब थोड़े दिन पहले ही देख रहा था कि एक और इंडेक्स जो है वो अभी थोड़ा फेमस होते देख रहा है, दैट इज अ टूरिज्म इंडेक्स. डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज में भी डिफरेंट इंडेक्स होते हैं. तो टूरिज्म इंडेक्स इज समथिंग विच इज ऑल्सो अ ग्रोइंग थिंग. सो एक तो है टेम्पल टूरिज्म है और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों को क्लब करके एक जो पूरा बेल्ट है उसको प्रॉपरली डेवलप करने के लिए सोच रहा है. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेलकमिंग मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट. So I guess we all are agree this government has worked really well on the infrastructure and the tourism part. आप अगर आज से 2, 3 या 5 साल पहले जो भी इंडिया के बेस्ट टूरिज्म प्लेसेस है, फॉर द होली प्लेसेस आई एम टॉकिंग, कि उसके इंफ्रा देखे, वहाँ का रोड्स देखे, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देखे, उसमें ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा चेंज देखा है हमने. सो आई ऑल्सो रियली अप्रिशिएट दिस मूव ऑफ गवर्नमेंट. हम इंफ्रा का ही बात कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मेरे और दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, which is rental housing with dome like accommodation for industrial worker will be facilitated in PPP mode. So I guess ये real estate sectors का है, तो I guess Aryan you will be the right person to answer this. तो इसमें एक और सब क्वेश्चन है which is PPP mode. So I guess ये सब abbreviations है वो मेरे viewers को नहीं पता होंगे. So PPP mode ideally होता क्या है और ये कैसे काम करता है with context of this question? Okay. So PPP is a well-known scheme from government जहाँ पे गवर्नमेंट अपना बर्डन प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करती है. सो इट्स कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इससे ये होता है कि दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं और उसका बेनिफिट सबको मिलता है.
प्राइवेट सेक्टर को इसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट का जो टारगेट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स या नए डेवलपमेंट्स वो हो जाते हैं विथ द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो दैट्स पीपीपी इन शॉर्ट। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने बताया जो इस बजट में अनाउंस हुआ है वो इसीलिए किया है कि एवरीवन नोज कि मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन रूरल और जॉब अपॉर्चुनिटीज और बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एंड हेंस द मेट्रो सिटीज आर क्लस्टर्ड कंजेस्टेड। अब ये हो रहा है कि इस वजह से अगर किसी को फैक्ट्रीज डालनी है तो रूरल से ज़्यादा अच्छा बनता है अर्बन, बिकॉज वहाँ पे उनको वर्कफोर्स मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि सिटीज कंजेस्ट होते जा रहे हैं, विलेजेस स्कार्स होते जा रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं बीच में जो खाली पड़ी हुई है। सो इन ऑर्डर टू हैव एन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि सिटीज कंजेस्ट ना हो, गांव खाली ना हो और मल्टीपल मोर सिटीज एंड टाउन्स डेवलप, दे आर क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल धौलेरा इंडिया गुजरात के अंदर सबसे बड़ा मॉडल है जहाँ पे अहमदाबाद और भावनगर के बीच में धौलेरा को डेवलप किया गया, जिससे तीनों की इकोनॉमी बढ़ी है। धौलेरा जो बिल्कुल कहीं रडार पे था ही नहीं, with the help of Modi government while in state and now with the current government in state, Dholera has been developed as an industrial and manufacturing hub. अब obviously जब वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज आएगी तो उनके अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी। जो एम्प्लॉयज है या जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, वो कहाँ रहेंगे? नाउ टू अकोमोडेट दोज पीपल इन द सेम एरिया, this is a one particular scheme which government has declared right now and it will have a far reaching implications. So workers will be able to stay at the same place where they are working. This will create micro towns, micro townships, which will take away the load from the cities. जो उनके public infrastructure के ऊपर होता है, road jam, number of bridges, traffic jams, everything will be done and new cities will develop. So जो एक 100 smart city का जो आइडिया था, ये उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग टाउनशिप्स क्रिएट करने का आइडिया है एंड उसी के लिए ये डोम टाइप accommodation for manufacturing employees is what government is proposing. And I guess it will also impact other sectors as well. क्योंकि कहीं भी नई टाउनशिप एस्टेब्लिश होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर दूसरे नए बिजनेसेस, नए वेंचर्स भी ओपन होंगे. सो आई गेस दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट जो मैं पॉइंट पे मूव कर रहा हूँ वो विच इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ दिस गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन एंड विच इज़ एम्प्लॉयमेंट. So I guess government has more or less काफ़ी अच्छा आंसर भी किया एक तरह से लोगों को फॉर द एम्प्लॉयमेंट. सो आई गेस आप में से किसी को भी टेक फॉरवर्ड करना, मतलब वे फॉरवर्ड करना उसको, तो मेरा ओपन फॉर ऑल क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने कुछ टॉप कंपनीज़ के अंदर इंटर्नशिप का एक स्कीम लॉन्च किया है या गवर्नमेंट बता रही है कि जो भी स्किल्ड कैंडिडेट्स है उसको टॉप कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी फॉर अराउंड 1 करोड़ यूथ. सो सुनने में लगता है कि सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. सो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ये चीज़ काम कैसे करेगी. आपको क्या लग रहा है कि इज इट रियली वर्क फॉर द इंडियंस एंड इंडियन इकोनॉमी? इफ एनीवन ऑफ यू कैन टेक फॉरवर्ड. इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उससे क्या होगा कि कई जगह पे कई लोगों के पास एजुकेशन है पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. इससे क्या होगा कि कई जगह पे टॉप्स कंपनी उसको कोई ना कोई ट्रेनिंग देगी या काम देगी. इसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग जैसे ITI पहले से देती आ रही, वन टाइप ऑफ, तो उसको एक टाइप की ट्रेनिंग मिल जाएगी. उससे क्या होगा कि वो अल्टीमेटली जो कंपनी में काम करने जाएंगे उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा. दूसरी चीज़ हमने गवर्नमेंट में पहले से देखी हुई है या कोई भी प्राइवेट कंपनी में कोई नए फ्रेशर को लेने के लिए रेडी नहीं है. उस समय पे क्या होगा कि वहाँ पे उसको ट्रेन एम्प्लॉय मिल जाएंगे. इसलिए इज रियली वेरी नाइस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. Okay, Aryan, do you want to add anything on this? So I would consider this the valid point what is raised. The idea is कि एजुकेशन को गैरअप करने में टाइम लगेगा. So लोग पास आउट हो रहे हैं पर क्या वो इंडस्ट्री रेडी या जॉब रेडी है? नहीं है. उसके लिए स्किल इंडिया का पूरा एक मोमेंटम चल रहा है बट उस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा. सो इन टाइम को रिड्यूस करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग को टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप मिलेगी. जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स होंगे वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे. उस कंपनी के प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ेगा बिकॉज दे आर द टॉप 100 कंपनीज की बात कर रहे हैं तो वो आर दोज कंपनीज
दिस आर दैट कंपनीज हु आर ब्रिंगिंग फॉरेक्स टू इंडिया, जो इंडिया की नीड है। जो बाकी के लोग हैं वो कम से कम जॉब रेडी होंगे, दे आर नॉट जस्ट एजुकेटेड, दे आर स्किल्ड एंड रेडी। सो जो स्टार्टअप्स है जो फ्रेशर्स को लेने से अटकाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मनी एंड रिसोर्सेज टू ट्रेन देम, उनके लिए एक अच्छा जो रेडी रिसोर्स पूल मिल रहा है। ऐसी कंपनीज में काम किया हुआ, ऐसे टेक्नोलॉजीज में काम किया हुआ जो उनके लिए रेडी टू वर्क फ्रॉम फर्स्ट डे। सो स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छा हो गया, एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज के लिए भी अच्छा हो गया, एंड मोर देन दैट 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आर आउट फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। राइट। और उसके ऊपर भी और भी ऑप्शंस दिए हैं जहाँ पे 15,000 तक का फ्रेशर्स को ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है। यू कंसिडर ज्वाइनिंग बोनस 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा गवर्नमेंट के दौरान। दूसरा 5,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। नाउ दिस आर ऑल द थिंग्स विच हेल्प्स एक फ्रेशर को अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, एक स्टार्टअप को उसी टैलेंट को एक्वायर करने के लिए, और एक बड़ी कंपनी को अपना रिसोर्स मैन पावर खड़ा करने के लिए। दोनों एक तरह से देखेगा तो टॉप कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है। उसके स्टार्टिंग के बेस पर देखो तो उसके चीपर रेट में उसको एम्प्लॉयर मिल रहे हैं, और वही उसी को वो अपने हिसाब से ट्रेन करके जो चाहिए वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मैं एजुकेशन में हम देखेंगे तो इतने सब्जेक्ट पड़े हुए हैं जो प्रैक्टिकली जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट है ही नहीं, तो कंपनी उसी तौर पे उसको एम्प्लॉयमेंट देगी। आपने जो बोला वो जो पीएफ दे रहे, उसके साथ एक चीज़ एड ऑन की है उसने, कोई भी नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट नई इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च कर रही है। इससे क्या होगा कि नई नई कंपनियाँ आती जाएगी मार्केट में। जैसे ही कंपनी आएगी तो 2, 3, 4, 5 या 10 एम्प्लॉयर की उसको हर बार के लिए ज़रूरत रहेगी। उस समय पे कई बार वो एम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट पैसों के तौर पे जब भी इनिशिएटिव दे रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 100% होगी। Okay. So, as per you, government has given a win-win situation for the business as well and for the employee as well. But अभी ये स्कीम सुन के क्वेश्चंस क्या रहते हैं लोगों को कि क्या मैं जॉब पे जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट सैलरी वो गवर्नमेंट से आएगा। सो मोस्टली व्यूअर्स को क्वेश्चन यही रहते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करेगी। क्या मेरा पहला महीना ख़त्म होते ही मेरे को 15,000 गवर्नमेंट से मिल जाएंगे या एम्प्लॉयर से मिल जाएंगे, तो ये कैसे काम करेगा। उसमें उसने 2 कंडीशन पहले से दी है कि वो एम्प्लॉयर को पैसे दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये 3 इंस्टॉलमेंट पर। उसके साथ उसने एक कंडीशन ऐसी भी लिखी हुई है वहाँ पे, दी मैक्सिमम सैलरी बेस विल बी 1 लाख रुपीज़। कोई बंदा 1 लाख रुपीज़ के ऊपर से कमाता है उसको, उसके लिए 5,000 रुपीज़ इज़ अ वेरी लेस अमाउंट, उसको नहीं दे रहे। और दूसरी साइड वो भी सोच रहे थे कि मालापाइट प्रैक्टिस होगी, नए नए एम्प्लॉयर आएंगे, इसलिए एक कंडीशन वो भी डाली हुई है कि 1 साल तक उसी कंपनी में उसको काम करना पड़ेगा, तभी वो 5-5 हज़ार के तौर पे देंगे, वरना वो उसको रिवर्ट बैक करने पड़ेंगे। पहले से दे रहे हैं पर 1 साल तक जॉब कंप्लीट नहीं होगी और उसका ईपीएफ में वो कहीं और जगह पे जा रहा है, तो उस समय पे वो पैसे उसको रिवर्ट बैक करने पड़ेंगे। देर आर सर्टेन स्कीम्स अनाउंस फॉर द बिजनेस एंड ऑल। तो एक और भी वर्ड है विच इज CGTMSE. So Fenil, I guess you are the right person to answer on this because certain schemes are also announced in this sector as well. CGTMSE बेसिकली एक ऐसी स्कीम थी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी नहीं है और उसको कोई एक्सपांशन करना है बिजनेस में, तो प्रीवियसली गवर्नमेंट ने 5 करोड़ तक विदाउट सिक्योरिटी कोई भी लोन दे रहे थे। उसमें 2 पॉइंट थे कि मशीनरी परचेस के लिए टर्म लोन और सीसी दोनों चीज़ दे रहे थे। नए बजट में उसने वो फिगर्स डायरेक्टली 5 करोड़ से 100 करोड़ तक कर दिया, पर एक कंडीशन वहाँ पे डाली है कि अभी की बार इस बार वो सिर्फ टर्म लोन का फैक्टर ही बढ़ा रहे हैं, नहीं कि सीसी के लिए जो पहले की कंडीशन थी 5 करोड़ तक की वही रखी, और जो टर्म लोन के लिए नए मशीनरी कोई परचेस करना चाहते हैं, इधर वो न्यू यूनिट है और एक्सपांसन है और ज़्यादा मशीन परचेस करना चाहते हैं और 50% तक का पुराने मशीन में एक्सपांसन कर रहे हैं, तो उस समय पे वो 100 करोड़ तक की विदाउट सिक्योरिटी गवर्नमेंट उसको लोन सिक्योरिटी देगी। उस समय पे गवर्नमेंट उसके पास से 1.8% एक चार्ज लेगी। वो चार्ज ऐसे होगा कि आपके पास से भी 1.8% लिया, जय भाई के पास भी लिया है, प्रणीत भाई के पास भी लिया और मेरे पास भी लिया। इन केस मैंने पे नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास एक फंड बनेगा, वो फंड से वो बैंक को वो पैसे पे कर देगी। इसलिए केस तो एनपीए बनेगा पर बैंक को कोई इफेक्ट आएगी नहीं। उस समय पे जब CGTMSE स्कीम की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एक दूसरा अच्छा पॉइंट बोला कि 24 सीडबी की ब्रांच शुरू करेगी।
पुराने टाइम में क्या हुआ कि प्रैक्टिकली कोई भी बैंक एज अ बैंक रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि सभी को पता है कि एक बार एनपीए होने के बाद गवर्नमेंट में पैसे लेने के लिए भी कुछ प्रोसीजर थे। उस समय पे सीड बी जो 1990 से एग्जिस्टेंस है, वो पहले से गवर्नमेंट की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ एमएसएमई के लिए फंडिंग कर रही है, वो कोई बैंक नहीं है, वो सिर्फ फंडिंग इंस्टीट्यूट है। उसने सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को इजीली वहाँ पे समझे और उस स्कीम के हिसाब से वो फंडिंग कर दिया है। इसलिए गवर्नमेंट ने सीजीटीएमएससी के लिए फंडिंग करने के लिए सीडबी की ज़्यादातर ब्रांचें ओपन भी कर रहे हैं इसके साथ। इससे क्या होगा कि फंडिंग में स्मूथनेस भी बहुत आ जाएगी। Right. So, also, do you want to add anything on the Mudra loans? मुद्रा लोन में प्रीवियसली 10 लाख तक दे रहे थे, उसमें 3 स्टेप थे। अब उसको डायरेक्टली 20 लाख तक कर दिया। सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पहली बार में 20 लाख, नहीं, ऐसा नहीं था। पहली बार आपने 10 लाख की मुद्रा लोन ली है और वो पेड की है, तब भी आपको 20 लाख तक वो देंगे। ये सिस्टम उसने पीएमईजीपी करके जो स्कीम है उस समय पे अच्छे से वो इम्प्लीमेंट की थी और वो सक्सेसफुली 2020 से चल रही है कि 25 लाख की लोन लो, वो 50 की कर दी, और आप पहली लोन फुलफिल कर रहे हो तो आपको 1 करोड़ तक का सब्सिडी स्कीम में फंडिंग दे रहे थे। वही चीज़ इसने मुद्रा में इम्प्लीमेंट की। बेसिकली क्या होता है कि पहली बार 10 लाख रुपए आ जाने से बिजनेस चलने लगता है, और एक डेवलपमेंट के बाद ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहेगी, तभी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तब भी वो 20 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं कि पहली बार में डायरेक्टली 20 लाख दे रहे हैं। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आप नया स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको 20 लाख नहीं दे रहे, आपको 10 लाख की दे रहे हैं। 20 लाख आपको कब देंगे? जब आप वो पुरानी 10 लाख वाली फुली रीपे करोगे, उसके बाद आपको एनओसी के साथ 20 लाख तक का फंडिंग मुद्रा लोन में मिल सकता है। सो आई गेस ये बहुत बढ़िया इंसाइट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम न्यूज़ सुन के उसको कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो थैंक यू फैनिल फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट्स एंड द नॉलेज। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंडिया ने लास्ट 4-5 ईयर्स में उसमें जो प्रोग्रेस दिखाई है वो काफ़ी एक्सीलेंट है, विच इज़ स्पेस इकोनॉमी। सो आई जस्ट वांट टू आस्क Jay, like if you want to elaborate anything on the space economy. Yes. Basically, after the success of Chandrayaan and Aditya L1, government is now focusing on space technology as well, because the reason behind it is that India is the only market where the space technology is pretty cheap than NASA or SpaceX. So now government wants more private companies to enter this space, and that's why they have announced a 1,000 crore budget for it. And yeah, it can definitely give a boom to the market. Yeah. Anyone else, if you want to add anything on space economy? I guess that. So I guess more or less by touching each and every aspects and all the industry, we can see like we are now very much growing economy. और यही सेशन को एक एंडिंग नोट पे ले जाने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू ईच इंडिविजुअल कि अगर एक लाइन में मैं पूछूं आपको कि बजट कैसा है, बजट कैसा है फॉर यू, बजट कैसा है फॉर इंडिया, एंड बजट कैसा है फॉर अपकमिंग जनरेशंस, सो व्हाट्स योर टेक? यस जय। Yeah, so विकसित भारत के लिए this is the best 2024 budget I can expect for, because this is the first term of the government, and generally the budgets are pretty government more friendly. This is a people friendly budget, and so yeah, विकसित भारत के लिए this is the best budget. ग्रेट। यस वंदित। सो पिछले बजट्स में जैसे हमने देखा, अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं शॉर्ट में ही खत्म करूंगा, बट एक लाइन में अगर बोलना हो तो प्रीवियसली जो कोई बजट्स थे जो मतलब प्रेजेंट होते थे, उसमें एक रिक्वेस्ट नोट में एक चीज गवर्नमेंट से इनडायरेक्टली कहा जाता था टू मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। लेकिन ये साल का जो बजट है उसमें एक क्लियर कंपलसरी पुश दिया गया है अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को कि अभी आप यू शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। सो आई थिंक ये साल का जो बजट है वो उसको फोकस में रखकर मोटा मोटा बनाया गया है। ओके, यस फाइनल। मैं मेरे प्रोस्पेक्ट से जाऊँ, एमएसएमई के प्रोस्पेक्ट से, अभी तक स्कीमें बहुत सारी थी,
पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक पहली बार बजट में आया कि एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि पे CGTMSE की बात करो या SIDBI की करो या अब मुद्रा की करो, सारे पॉइंट में एक चीज़ हमने देखी थी, जो प्रैक्टिकली पहले इम्प्लीमेंटेड नहीं था वो अब इजीली इम्प्लीमेंटेड ये बजट के थ्रू आई थिंक कर पाएंगे। और उसके साथ उसने PF और इंसेंटिव स्कीम के थ्रू स्टार्टअप एंजल टैक्स है, उसके थ्रू स्टार्टअप को अच्छा खासा बूस्ट देगी। वेरी राइटली सेड। यस आर्यन, इफ यू वांट टू ऐड। सो मैं इसको समराइज करने के लिए कहूँगा कि इट इज़ सिंप्लीफाइंग द ओवरऑल कंप्लायंस बर्डन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशंस इन इंडिया by reducing the rates or making it flat rates. Second, it is pro employment budget, Yes. जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी. इट इज़ प्रो स्टार्टअप बजट बिकॉज यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा MSME, वैसे ही स्टार्टअप के लिए और बाकी बहुत से एवेन्यूज़ को ओपन कर दिए गए और उनको सपोर्ट अनाउंस किया गया है. So overall, it's a perfect budget, well balanced budget for the whole of India, from rural to urban, from individual to company. So as rightly said, this government has also announced several of time कि this government is सबका साथ सबका विकास. So I guess बजट से दिख रहा है कि हर एक सेक्टर्स, हर एक एज ग्रुप्स एंड हर एक कैटेगरी के लोगों को एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन मिले उस तरह का बजट है. जैसे एम्प्लॉयमेंट का बात हो गया, स्टार्टअप का बात हो गया, इन्वेस्टमेंट का बात हो गया. So I guess government has tried to satisfied very much with all the aspects and all the industry. So आपके भी अगर कोई व्यूज़ है इस बजट के, क्योंकि बजट ऐसी चीज़ है जिसमें डिस्कशन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती. आप A बोलोगे तो मैं B बोलूँगा, तो मतलब ये डिस्कशन ऑन एंड ऑन चलती रहेगी. सो आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई भी थॉट्स है, कोई भी व्यूज़ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू.